पहले नीतीश कुमार की कुर्सी गई, अब धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। दोनों नेता कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इस वजह से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार कुर्मी नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार या पेपर लीक जैसी घटनाएं सिर्फ इन्हीं विभागों में होती हैं या मामला कुछ और है? इसी सवाल ने अब यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरा मामला समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। हाल ही में हुए आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस्तीफे के बाद यूपी में उनकी जाति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उनका इस्तीफा पूरे कुर्मी समाज के लिए एक अपमान है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हरनाथ सिंह यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में जन्मे कुर्मी जाति के पहले शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन किसी से भी इस्तीफा नहीं मांगा गया। उनका कहना था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को सीधे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच कई सोशल मीडिया अकाउंट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की गई। कहा गया कि सपा और कांग्रेस ने जिस तरह कुर्मी समाज से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला है, उससे पूरा कुर्मी समाज आहत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब विपक्षी दलों का बहिष्कार करके दिया जा सकता है। मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक पोस्ट को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि बिहार के सिवान में AK-47 चलाने वाला सिपाही भी कुर्मी समाज से आता है और इसी वजह से उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। दावा किया गया कि उस सिपाही का नाम अभिषेक पटेल है, वो भी कुर्मी बिरादरी से है। कहा गया कि सिर्फ इसी वजह से अखिलेश यादव ने तस्वीर पोस्ट करके उस सिपाही पर कार्रवाई की मांग की है। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर एक बड़ी सियासी बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें कुर्मी समाज को यह समझाने की भरकस कोशिश की जा रही कि उसे बार बार निशाना बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं असली मुद्दे पर, कुर्मी वोट बैंक इतना जरूरी क्यों है? उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की राजनीति में यादवों के बाद कुर्मी वोट बैंक को सबसे बड़ा माना जाता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से में सालों तक नरेश पाल उत्तम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रहे। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कुर्मी हैं और कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की पूरी राजनीति कुर्मी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है, यानी किसी भी सरकार में कुर्मी नेतृत्व को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी आबादी करीब 6 से 8% मानी जाती है, लेकिन इसका असर आबादी से कहीं ज्यादा दिखता है क्योंकि कुर्मी समाज जहां भी बसा है वहां आमतौर पर एक साथ और घना बसा हुआ है। इसी वजह से चुनावी नतीजों में यह समाज बड़ा फर्क डालता है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस जाति का प्रभाव करीब 100 सीटों पर माना जाता है, जबकि लगभग 40 से 45 सीटों पर हार जीत तय करने में कुर्मी वोटरों की सीधी बड़ी भूमिका होती है। कुर्मी सैथावर समाज को पटेल, गंगवार, सचान, साथ में वर्मा, कटियार और चौधरी जैसे टाइटल से पहचाना जाता है। कुछ लोग सिंह भी लिखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। माना जाता है कि करीब 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी समाज का सीधा असर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 कुर्मी उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 को जीत मिली है। यही वजह मानी जा रही है कि कुर्मी वोट बैंक खिसकता देख बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस समाज को एक साफ संकेत देने की कोशिश की थी। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वो खुद ओडिशा से आते हैं और यूपी में बीजेपी के चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। हालांकि उनका सीधा नाता यूपी की राजनीति से नहीं है, लेकिन चुनाव प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश के हर इलाके में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में जिस तरह उनके नाम पर यूपी में कुर्मी कार्ड खेला जा रहा है, वो विपक्ष में बैठी सपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी यादवों के बाद ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। यही समाज अब बीजेपी की नई रणनीति के केंद्र में है। जब केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया तो उसे जानकारों ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत माना। इससे पहले भी बीजेपी का कुर्मी कार्ड
2022 में कामयाब साबित हुआ। उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और 5 साल सरकार चलाने के बावजूद बीजेपी को 403 में से 255 सीटें मिली थी। प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज की आबादी भले ही करीब 8% हो, लेकिन 70 से 80 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर माना जाता है। खासतौर पर पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और तराई इलाकों में कुर्मी वोटरों ने कई सीटों पर हार जीत तय करने का दमखम रखते हैं। अब आंकड़ों से समझते हैं कुर्मी समाज की ताकत। 2001 में यूपी सरकार की बनाई हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुर्मी और पटेल समाज की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 7.4% थी। ये रिपोर्ट गांवों के परिवारों रजिस्ट्रों पर आधारित थी और इसमें ओबीसी की कुल आबादी 50% से ज्यादा बताई गई थी। 2011 में जनगणना में जो हुई थी उसमें यूपी की कुल आबादी करीब 20 करोड़ थी और 2025 में अनुमानित जो लगाया जा रहा है आबादी वो 25 करोड़ मानी जाती है। इस हिसाब से प्रदेश में कुर्मी समाज की आबादी करीब 1.75 से 2 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। मौजूदा राजनीतिक तस्वीर देखें तो उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से 40 कुर्मी हैं या पटेल समाज से आते हैं। इनमें से 27 बीजेपी में हैं, 12 सपा में हैं और 1 कांग्रेस में है। 100 एमएलसी में से 5 कुर्मी समाज से आते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 11 सांसद कुर्मी समाज से हैं, जिनमें 7 सपा के सांसद हैं, 3 बीजेपी के हैं और 1 सांसद अपना दल की अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। अगर जाति तुलना करें तो विधायकों में ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी विधायकों की है, जबकि सांसदों में इनकी संख्या ब्राह्मणों के बराबर मानी जाती है। पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में कुल 128 सीटों पर कुर्मी वोटर असरदार भूमिका निभाते हैं, जबकि 48 से 50 सीटों पर उनका फैसला निर्णायक साबित होता है। इसी तरह लोकसभा की 27 सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन 11 सीटों पर हार जीत सीधे उनके हाथ में होती है। तो सवाल यही आता है कि क्या कुर्मी समाज किंग मेकर है? तो जवाब हाँ के तौर पर कहा जा सकता है। यूपी की राजनीति में कुर्मी समाज हमेशा से किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन यादवों की तरह, सपा और जाटवों की तरह बसपा से ये समाज बंधा हुआ नहीं है। 90 के दशक में कांशीराम ने राम लखन सिंह पटेल और लालजी वर्मा जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया, तो मुलायम सिंह यादव ने उस दरमियान बेनी प्रसाद वर्मा, साथ में नरेश पाल उत्तम को जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और महज 26 साल की उम्र में पंकज चौधरी को सांसद बनाकर ये कोशिश की, लेकिन 2014 से पहले ये वोट बैंक ज्यादातर सपा और बसपा के पास ही रहा। 2014 में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने अपना दल एस के साथ गठबंधन किया और स्वतंत्र देव सिंह और पंकज चौधरी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया और इसका बीजेपी को राजनीतिक रूप से फायदा मिला। 2022 में बीजेपी के सबसे ज्यादा 27 कुर्मी विधायक चुने गए। अब 2024 के चुनावी झटके के बाद 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी समाज को फिर से साधने के लिए पार्टी ने पंकज चौधरी को कमान सौंपी है। नीतीश कुमार की कुर्सी जाना हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान की, दोनों ही घटनाओं ने कुर्मी समाज के अंदर एक असुरक्षा का माहौल जरूर बना दिया है, चाहे वो असुरक्षा वास्तविक हो या राजनीतिक तौर पर फैलाई गई हो। लेकिन इतना साफ है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में कुर्मी वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए नजरअंदाज करने लायक नहीं है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर बड़ी पार्टी इस समाज को साधने में जुटी दिख रही है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं? क्या जो सपा या कहें भाजपा के जो सांसद है वो जो बातें कह रहे हैं वो सच है या फिर सिर्फ नैरेटिव है? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।